हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं प्रशांत प्रोड्यूसर। और आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बट इसमें एक कंडीशन है। आप बोलोगे क्या? तो कंडीशन ये है कि आपको इसके लिए ना, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस, इसके लिए आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो सॉरी गाइस, आप अभी से इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर आपको देखना है कि आखिर रिएक्ट जेएस है क्या, आप इसमें भी थोड़ी थोड़ी चीजें सीख सकते हो। HTML में भी करूंगा, CSS भी करूंगा, जावास्क्रिप्ट भी करूंगा, जो भी करूंगा मैं बताऊंगा भाई। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होना चाहिए, नहीं, आपको बेसिक नॉलेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का होना चाहिए। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको इस वीडियो में यानी इस चैनल में आपको HTML की सीरीज भी मिल जाएगी और सीरीज के भी चल भी रही है और जावास्क्रिप्ट की भी आने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस भी स्टार्ट करें और उधर CSS भी चलेगी, इधर रिएक्ट जेएस की भी सीरीज चलेगी। इधर आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो मैनेज कर ही रहा हूँ, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत चीजें बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस होता क्या है। रिएक्ट जेएस का पूरा डेमो हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट जेएस को आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं। तो देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, यूट्यूब पे तो बहुत ढेर सारे चैनल जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वाले हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। आप मेरा चैनल क्यों देखोगे, आप मेरे वीडियोस क्यों देखोगे? सही बात है ना। तो यार देखो, मेरा जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो और बाकियों का मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको पूरा बेसिक नॉलेज से लेके। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको मेन क्वेश्चन बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पूछे जा सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता पूछेंगे, पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा, ठीक है। आपको भी वो प्रोजेक्ट्स बनाने, देख के बनाने, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे रिएक्ट जेएस काम कर रहा है। तो हम रिएक्ट जेएस का स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्ट, तो आप देख लेना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सर अभी के लिए आप फिलहाल इस वीडियो को तो यहीं पे एंड करते हैं। फिलहाल अभी हम PPT में चलते हैं। और एक बात, लास्ट बात, प्लीज सुनो प्लीज। तो लास्ट बात ये है कि यार ये रिएक्ट जेएस है, ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप ऐसा मत करना कि वीडियो को आधा देख के स्किप कर दो। आपको पूरा वीडियो देखना है, भले वीडियो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कितने घंटे का वीडियो आपको कंप्लीट करना, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाओगे कैसे यूज होता है, ठीक है। फिर अभी हम लोग चलते हैं अपनी PPT में, देखते हैं कि रिएक्ट जेएस होता क्या, इसके काम क्या और क्यों आया क्यों है। इतनी ढेर सारी चीजें तो है ना ऑलरेडी, क्यों आए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी PPT में। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपनी PPT में। तो हम लोग देखते हैं अपनी PPT। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिएक्ट के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, जो आपको डाउनलोड करना कंपलसरी, ठीक है। सबसे पहले अपने को गूगल में जाना और यहाँ पे अपने को लिखना है Node.js, ठीक है। Node.js डाउनलोड, उसके बाद हमको पहली लिंक मिलेगी, ऑफिशियल Node.js की वेबसाइट है। हमको यहाँ पे क्लिक करना, उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड Node.js कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, उसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं, आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से क्या लिखना है, आपको लिखना है नोड -- वर्जन, ठीक है। आपको अगर नोड इंस्टॉल हो गया होगा तो उसका वर्जन आ जाएगा, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा। इसका मतलब हमारा Node.js वो पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या डाउनलोड करना है, इसके बाद हमको सिंपल से वापस गूगल में जाना है और हमको यहाँ पे लिखना है VS कोड डाउनलोड। VS कोड ये कोड एडिटर है। अब जरूरी नहीं कि आप VS कोड यूज करें, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, ऑटम यूज कर सकते हो और Node++, बहुत से कोड एडिटर आते हैं। फिलहाल के लिए मैं VS कोड यूज करूंगा क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का है और ये बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी के अंदर आपको टर्मिनल मिल जाता है, जितने भी फाइल के स्ट्रक्चर है सब कुछ इसी में देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इसी को डाउनलोड करेंगे। आप अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो यहाँ विंडो से डाउनलोड कर लेना, अगर लिनक्स चलाते हैं तो लिनक्स कर लेना, अगर iOS चलाते हैं यानी मैक चलाते हैं तो उसमें कर सकते हो। तो ठीक है, आपको ये दो चीजें पहले इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद आपको टर्मिनल में जाके -- वर्जन सर्च करना है। अगर आपको भी वर्जन वहां दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो Node.js है वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी PPT में। ओके, PPT में हम लोग देखते हैं क्या, रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट जेएस, ठीक है। रिएक्ट जेएस ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसको बनाया फेसबुक ने। फेसबुक में क्या हो रहा था कि जैसे फेसबुक में बहुत ढेर सारी जो लिंक रहती, किसी में क्लिक करते तो बार बार वो सर्वर पे लोड जाता था। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर के एक इंजीनियर ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो
मस्त चलने लगा, बार बार पेज रिफ्रेश नहीं हो, ठीक है। इसके लिए React.js बनाया गया और बहुत ज्यादा इजी कर दिया। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं व्हाट इज द रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट इज द ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट। आपको तो ये तो पता ही है कि React.js है, यानी JS तो है तो मतलब जावास्क्रिप्ट है, तो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्ट इज ए ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग ए यूजर इंटरफेस। मतलब ये यूजर इंटरफेस जो आपको वेबसाइट दिखती है वो डिजाइन करने के लिए काम आता है, ठीक है। अभी ये लाइब्रेरी क्या होता है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको रिएक्ट अलो क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट, यूआई कंपोनेंट यानी यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स। हम लोग एक बार कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसको मल्टी टाइम यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप इंस्टा चलाते हो ना, चलो फेसबुक कुछ तो चलाते हो ना, सोशल मीडिया पे, चलो यूट्यूब भी ले लो। देखो आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा है तो उसको दबा दो, और देखो दबाना है, ठीक है। पर हाँ, जो लाइक है वो, अगर आप बताओ अगर कोई बंदे को लाइक सेट करना है, लाइक का आइकन बनाना, तो वो हर कोड में लाइक का कोड लिखने बैठेगा क्या? नहीं ना। वो क्या करेगा, एक बार लाइक को बना देगा, उसके बाद उसको कंपोनेंट में डाल देगा, वही कंपोनेंट बार बार कॉल कर देगा, वो लाइक बटन ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस इसी तरह हम कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है उसको। अभी हम लोग देखेंगे वीडियो में पूरा। हम लोग तीसरा देखते हैं। इट इज यूज टू मेक अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। भैया ये सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? तो देखो, सिंगल पेज एप्लीकेशन ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो बहुत ज्यादा मतलब रिफ्रेश लेती ही नहीं है। एक ही एक ही पेज के अंदर पूरी वेबसाइट बनी होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल में, और यहाँ पे मैं सिंपल सा, जैसे कि एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ सर्च कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट खुल गई। अगर मैं यहाँ पे अबाउट अस में क्लिक करूँ, देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है ऊपर, ये देखो ऊपर। मैं जूम कर दूं, देखो मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ये देखो है ना। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और जैसे मैं उधर सर्विस में क्लिक करूंगा तो देखो पेज रिफ्रेश हुआ, होम में गया पेज रिफ्रेश हुआ, हो रहा है ना। तो ये रिएक्ट में नहीं बनी है, मतलब ये बार बार पेज रिफ्रेश हो रहा है। आप समझ गए कि ये बार बार रिफ्रेश हो रहा है। अभी मैं बात करता हूँ रिएक्ट की, तो सिंपल से मैं यहाँ पे अगर यूट्यूब सर्च करूँ, ठीक है, यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये मेरा यूट्यूब है। अगर मैं इधर म्यूजिक में क्लिक करूंगा तो देखना ऊपर, जूम कर देता हूँ मैं, ऊपर ये जो है ना रिफ्रेश नहीं होगा। मैं म्यूजिक में क्लिक करूंगा, टी सीरीज में क्लिक किया, रिफ्रेश हुआ क्या? एमवे बंटाई में क्लिक किया, एमवे बंटाई चलो इसमें मैंने क्लिक किया, मिक्सेस में क्लिक किया, पेज रिफ्रेश ही नहीं हो रहा भाई साहब। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में क्लिक किया, शॉर्ट चालू हो जाएगा, यहाँ से शॉर्ट चालू हो गया। होम में क्लिक किया, पता नहीं कहाँ से गाना चालू हो गया था इसलिए मेरे को बंद करना पड़ा। तो देखो आप समझ गए ना, सिंगल पेज वेबसाइट जाने, ये अपना यूट्यूब है ना, सॉरी यूट्यूब है ना, वो पूरा React.js में बना हुआ है, इसलिए उसका पेज बार बार रिफ्रेश नहीं हो रहा। बाकी आपके सामने ये जो वेबसाइट है उसमें आप क्लिक करोगे तो ऊपर पेज आपको रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा, देखिए है ना, पेज रिफ्रेश होता हुआ दिखाई दे रहा। बस यही होता है React.js। अब हम लोग और पढ़ते डिटेल्स के बारे में। तो देखिए इसका काम नहीं, मुझे इसको हटा देता हूँ। तो देखिए, तो React.js में सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? अब यहाँ ध्यान सुनो उसकी डेफिनेशन। When we have many components in website, मतलब ढेर सारे कंपोनेंट आप एक ही वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, जिसमें क्लिक होने पे यानी क्लिक एनी वन ऑफ देन पेज विल बी नेवर रीलोड। मतलब आप कोई भी लिंक में क्लिक करो, पेज बिना रीलोड के और बिना ही रिफ्रेश के सेम कंपोनेंट को खाली अपडेट करेगा, ठीक है। जो कंपोनेंट है खाली उसी को ही अपडेट करेगा, पूरा पेज को अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें दूसरी। तो देखो जो सिंगल पेज होता है वो परफॉर्मेंस अगेन मोर डायनेमिक एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, कुछ में झंझट मारी नहीं रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, खाली कंपोनेंट अपडेट होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सिंपल से मैं यहाँ पे जाके पहले पेंट ओपन कर लेता हूँ। हाँ, फिलहाल के मेरी ड्रॉइंग इतनी तो अच्छी नहीं है, पर ठीक है काम चला लेना। देखो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है, इसके बाद में एक वापिस बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, इस बॉक्स ये बॉक्स लिया छोटा सा, ओके। इसको हटा देता हूँ। ये बॉक्स है हमारे पास, इधर पे एक और बॉक्स है। भैया बॉक्स क्यों बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ। एक मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा टेक्स्ट कहाँ पे है, ये रहा, क्लिक हो जाओ भाई। देखो ये हमारा हो गया HTML
HTML, ठीक है। HTML मतलब जो हमारा HTML पहले टैग रहता है उसके अंदर जो हमारे पास एक है, मेरे पास एक एंकर टैग है, इसको हटाता हूं, इधर मेरे को रखना है। उसके अंदर मेरे पास एक एंकर टैग है, ठीक है। हाँ, HTML के अंदर मेरे पास एक एंकर टैग है, उसके अंदर मेरे पास एक H1 भी है, ठीक है, H1 भी है। मैं एक बात कर रहा हूँ डोम के बारे में, ठीक है। डोम, खाली डोम के बारे में, आपको डोम के बारे में पता होना चाहिए। आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो खाली आप डोम के बारे में समझ लो, और एरो फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी देख लेना। तो HTML के अंदर एंकर टैग भी है और H1 भी, ठीक है। और एंकर टैग के अंदर मैंने यहाँ पे li लेके रखा है, ठीक है। और HN के अंदर मैंने यहाँ पे देके रखा है पैराग्राफ लेके रखा है, ठीक है। इसका मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, तो देखिए, ठीक है, पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे इसके li के नीचे पैराग्राफ के अंदर मैंने और H2 लेके रखा है, ठीक है। अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी ड्राइंग पे मत जाना फिलहाल, आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे H1 देके रखा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये H1 पे जो है एरो एरो एरो, ये देखो, ये जो मेरे पास H1 है, अरे इतना बड़ा हो गया, ये देखो, ये जो मेरे पास H1 है, ठीक है। H1 क्या, अगर मुझे H1 के अंदर जैसे मेरा नाम लिखा है, ठीक है, अगर मुझे उस नाम को अपडेट करना है तो क्या करेगा, वो सिंपल सा जाएगा, ये पूरा जो HTML है पूरा अपडेट करता हुआ जाएगा, फिर उसको यहाँ पे अपडेट करेगा। मतलब पहले इसको अपडेट करेगा, उसको अपडेट करेगा, पूरा अपडेट करके जाएगा, उसके बाद ये अपडेट करेगा। ये होता है सिंपल डोम, ठीक है। और रिएक्ट जेएस हमारा किस नाम से जाना जाता है, रिएक्ट जेएस नाम, सॉरी, रिएक्ट जेएस जो है वो वर्चुअल डोम से जाना जाता है। ये वर्चुअल डोम क्या होता है, देखिए, काम यही करता है वर्चुअल। अब वो पता है रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट बोलता है कि HTML तुमने बनाया, एंकर टैग, ये सबको एक कंपोनेंट में डाल दो। अब वो रिएक्ट क्या करता है, एक अपने पास रखता है, एक डुप्लीकेट वैल्यू रखता है। जब वो, जैसे क्योंकि मुझे खाली H1 को अपडेट करना, तो वो पहले H1 और दूसरे H1 को देखेगा, उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। वो पूरा पेज रिलोड नहीं करेगा, खाली उस कंपोनेंट को कंपेयर करेगा कि अगर इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें दूसरी वैल्यू, तो तुरंत ही चेंज कर देगा, वहीं पे ही चेंज कर देगा। मतलब पर्टिकुलर पेज रिफ्रेश करने की जरूरत भी नहीं है और आपका कंपोनेंट आराम से रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा होता है रिएक्ट जेएस के अंदर वर्चुअल डोम, ठीक है। वर्चुअल डोम का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, वापस आते हैं हम लोग इसमें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी की, ठीक है। मैंने लाइब्रेरी आपको बता दिया था। देखो, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। आप बोलोगे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क, देखो, जो रिएक्ट जेएस है वो लाइब्रेरी है और एक एंगुलर जेएस होता है वो फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता है, ठीक है। हाँ, अब लाइब्रेरी होता क्या है, देखो, अब जब हम घर खरीदने जाते हैं तो घर में दो तरह के कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये रहती है कि आपको बना बनाया घर लेना है, ठीक है। बना बनाया घर खरीद सकते हो, उसके अंदर आप थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, हमें किचन कैसा रहेगा, बेडरूम का स्टाइल कैसा रहेगा, मतलब कलर वलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं पूरा घर तुड़वाने की बात कर रहा हूँ। जैसे कलर वलर हो गया, ये हमारा होता है सिंपल सा, ठीक है। और इसके बाद एक तरह का दूसरा हमारे पास कंडीशन ये रहती है घर में कि हम सिंपल सा क्या करेंगे, जमीन ले लेंगे, पूरी जमीन, जमीन के हिसाब से मैं अपने हिसाब से घर बना सकता हूँ, ठीक है। यही होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में अंतर होता है, ठीक है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में, लाइब्रेरी हमको पूरा लाइब्रेरी, बहुत से डेवलपर ऐसे जो ऑलरेडी सारी चीजें बना के रख दी है, और फ्रेमवर्क है वो खाली फ्रेमवर्क की तरह यूज होता है, ना कि वो पूरी लाइब्रेरी रहती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जैसे कि मैंने आपको हाउस का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, उसी तरह आप समझ सकते हो कि लाइब्रेरी और ये, ठीक है। समझ गए ना यार। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो हमारे यहाँ तक तो हो चुका था सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है। अब चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख भी लेते हैं यार कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले सिंपल सा मैं अपना VS कोड ओपन कर लूंगा, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा VS कोड, मेरा कहाँ है, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे मेरा VS कोड खुल चुका है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं काम को तो नई फाइल ही बना देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपने डेस्कटॉप मैंने एक कोर्स नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है। इसी को ही मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं से कमांड लाइन में ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। कोड डॉट करके आप VS कोड में ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने एक ओपन कर दिया, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना दिया, उसको मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब सिंपल से आपको टर्मिनल में जाना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ रिएक्ट जेएस कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा रिएक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्ट, मेरे को सीरियल नहीं चाहिए बेटा, मेरे को रिएक्ट चाहिए।
देखो रिएक्ट, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, देखो इसमें भी यही फंक्शन है, मैं किसी में भी क्लिक करूंगा पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखो यार, इसको यूज कैसे करते हैं, पहले हम इसका इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इंस्टॉलेशन बता देता हूँ। इंस्टॉलेशन करने के लिए मेरे हिसाब से इसमें तो अच्छे से बताया नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपडेट होते रहते हैं यार, आजकल तुरंत अपडेट होते रहते हैं हर चीज। मैं इसके जगह पे क्या करूंगा, मैं W3 स्कूल ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं W3 स्कूल में चला गया, यहाँ रिएक्ट के अंदर जाके, भाई तो बहुत ज्यादा गर्मी है यार, गेट स्टार्टेड, मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड, यहाँ पे देखो रिएक्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सीडी, ये देखो क्या लिखा है, npx क्रिएट ऐप, ठीक है। अपने को यही लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको कॉपी कर लिया, मैं VS कोड के टर्मिनल में जाऊंगा, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, npx क्रिएट ऐप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा, और उसके बाद जो ये माई क्रिएट लिखा है ना, आप यहाँ पे कोई सा भी नाम लिख सकते हैं अपने फोल्डर का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रशांत, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रशांत लिख दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, ध्यान से सुनना, अब जैसे मैं एंटर करूंगा हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, और इसको टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अपना डाउनलोडिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। npx का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जितने भी नोड के भी हैं सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली वो बना के देगा, ठीक है। ये हम npx के थ्रू हम लोग बना रहे हैं रिएक्ट को, ठीक है। हम पहले खुद को रिएक्ट बना के देखेंगे, हम खुद का रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, हम पहले npx के पास नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए हम देख लेते हैं कि npx क्या है और कैसे यूज हो रहा है। फिलहाल के लिए हमारे पास डेमो रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग चालू हो गया। अभी मैं थोड़ी जो स्पीड है वीडियो की थोड़ी तेज कर देता हूँ। तो देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे लिख के आ गया है हैप्पी हैकिंग। अगर हैप्पी हैकिंग लिख के आ गया, मतलब हमारा पूरा जो npm जो क्रिएट है ना, ऐप क्रिएट है, सॉरी ऐप एक क्रिएट हो गया नोड रिएक्ट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग कौन से ड्राइव में, अभी हम लोग कौन से फोल्डर में, हम लोग कोर्स नाम के फोल्डर में। अब मुझे ये क्या बोल रहा है, CD प्रशांत, यानी जो एक प्रशांत नाम का फोल्डर बना है जो मैंने उसके अंदर दिया था। यहाँ पे देखो ढेर सारे बना के दे दिए, नोड मॉड्यूल्स के अंदर देखो कितने ढेर सारे फोल्डर इसने ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे दिए हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या मुझे दिया है, गिट इग्नोर भी दिया है, पब्लिक जो भी चीजें हैं सब ऑटोमेटिक दे दिया। अभी मुझे क्या बोल रहा है, बोलता है CD करके आप प्रशांत में जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रशांत में गया, CD, अब मैं किधर पे हूँ, अब मैं प्रशांत फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा npm स्टार्ट। अब जैसे ही मैंने npm स्टार्ट लिखा तो हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे VS कोड के अंदर हमारे पास लाइव सर्वर होता है, हम लोग जब उसमें क्लिक करते हैं गो लाइव में, तो हमारा ऑटोमेटिकली गो लाइव एक पोर्ट में चलने लगता है, ठीक है, पोर्ट नंबर में चलने लगता है। वैसे ही देखिए हमारे पास एक पोर्ट नंबर आ चुका है, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर आ चुका है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ना खोल के मैं अपने यहाँ पे क्रोम में ओपन करना चाहूंगा, तो क्रोम मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्रोम के अंदर मैं लोकल होस्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करूंगा, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। तो देखिए हमारा रिएक्ट का फर्स्ट ऐप क्रिएट हो गया, जो हमने नहीं बनाया, ऑलरेडी रिएक्ट ने बना के हमको दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्ट ने ही बना के दिया, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रसाद नाम का फोल्डर बना दिया है, इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना है, जिस बहुत ढेर सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे SRC फोल्डर दिया है, पब्लिक फोल्डर दिया है, और बहुत सारे फोल्डर दिए। हम लोग धीमे धीमे एक एक करके सारे फोल्डर्स के बारे में जानेंगे, और ये फोल्डर के बारे में जानेंगे तो आप ध्यान से सुनना कि कौन सा फोल्डर क्या काम करता है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इससे ही पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो अभी के लिए हम फिलहाल ये जो हमने npx से क्रिएट किए इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। हम बात करते हैं क्या कि ये रिएक्ट.जेएस वर्क कैसे कर रहा है, आखिर ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। क्या ऐसा फेसबुक के मतलब उसने दिमाग लगाया कि यार इसको हटा के हम इसमें वर्क करते हैं। तो देखो हम लोग बात करते हैं, हम लोग सिंपल से एक काम करते हैं, प्रशांत को क्लोज करते हैं। मैं कोर्स के अंदर हूँ, ठीक है, मेरा प्रशांत से कोई लेना देना नहीं है। उस फोल्डर में एक काम करता हूँ, मैं नया फोल्डर ही बना देता हूँ, यार इतना झमेला क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और मैं इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, और डेस्कटॉप के अंदर मैं यहाँ पे जाके मैंने फोल्डर का नाम PRA लिख दिया, ठीक है।
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। CMD में लेके आने के बाद आप इसको कोड डॉट लिखें तो ऑटोमेटिक VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास सिंपल तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हम एक पहले फाइल बनाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा index.html, index.html। तब तो आपको पता ही होगा ना यार, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आपको कंपलसरी आना चाहिए। तो देखो बिना रिएक्ट के ये काम कैसे होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से, पहले हम वो सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से पहले मैं इसकी बॉयलर प्लेट लगाना चाहूंगा। मैंने इसकी बॉयलर प्लेट लगा ली, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है इसको देखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे बॉडी में जाके मैं यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे एक ड्यू बना देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्यू बना दिया, इसकी मैं आईडी रख देता हूँ। जैसे मैंने इसकी आईडी रख दी रूट। ओके, आईडी इसकी मैंने रूट रख दी, एंटर मारूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैब ओपन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट ओपन कर लिया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे जाके सबसे पहले मुझे उस आईडी को सिलेक्ट करना जिसका नाम रूट है। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते थे, उस वेरिएबल का नाम रखते थे और उसके बाद हमको कहाँ से डॉक्यूमेंट में से गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमारे पास जो आईडी का नाम है रूट, ठीक है, वो लाते थे। मतलब इस रूट के अंदर हमारे पास ये रूट उठ के आ चुका है। तो यार मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये जो लिखा है, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यार मेरे पास जो टेक्स्ट लिख के आ रहा था उसको मैंने हटा दिया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो रूट बनाया उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके स्क्रिप्ट के अंदर जो भी मैंने आईडी में रूट बनाया मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सिंपल से एक वर्ड टाइप करके दिखाता हूँ। मैं उसको सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैंने कमेंट किया। इसके अंदर जाके मैं H1 के अंदर लिखूंगा हेलो। ओके, अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से गो लाइव में क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा सिंपल सा आ रहा है हेलो प्रशांत, जैसे हम HTML में करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस हेलो प्रशांत को हटा देते हैं। अब हम लोग उसको इस स्क्रिप्ट की मदद से लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे रूट सिलेक्ट कर लिया था। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, कौन एक हेडिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने एक हेडिंग नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्यूमेंट में से मुझे एक क्रिएट करना है एलिमेंट को। मैंने क्रिएट करना है एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट का नाम रहेगा H1। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ही है, इसमें रिएक्ट का भी कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट का नेम H1। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा हेडिंग डॉट इनर HTML के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो प्रशांत। ठीक है, सेव किया। अब उसके बाद में काम करूंगा, जो रूट है उसको मैं बोल दूंगा अपेंड चाइल्ड। अपेंड करेंगे तो बाहर निकलेगा, चाइल्ड लिखेंगे तो मतलब रूट के अंदर आ जाएगा। अब मैं रूट के अंदर क्या डालना चाहता हूँ, मैंने डालना है हेडिंग। तो ये कोड का मतलब समझ रहे हो आप, ये कोड क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने रूट सिलेक्ट किया, जो मैंने आईडी सिलेक्ट की वो इसके अंदर आ गई रूट के अंदर। ठीक है, मैंने एक हेडिंग नाम का बनाया, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 लिखा। इसका मतलब है H1 टैग हो जाएगा, ये H1 टैग हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाना, आपको सिंपल से खाली टैग के अंदर का नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे H1 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो H1 है वो हमारे किसके अंदर आ गया, हेडिंग के अंदर। ठीक है, मैंने हेडिंग डॉट इनर HTML मतलब हेडिंग के अंदर जो H1 है उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट डाला है हेलो प्रशांत करके H1 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में रूट डॉट अपेंड चाइल्ड करता हूँ। रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो रूट है उसके चाइल्ड में उसके अंदर में H1 को डालना चाहता हूँ। क्या डालना है मैंने को, हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दिया। मैंने यहाँ पे सेव करके यहाँ पे गो लाइव करता हूँ, मेरा सर्वर बंद हो गया था। मैं गो लाइव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है, हेलो प्रशांत आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिंपल से काम करता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने रिफ्रेश किया। अब मैं इससे पूछता हूँ, देखो हमारे जो ब्राउजर होता है ना वो खाली 3 चीजें समझता है। एक होता है हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। वो रिएक्ट नहीं समझता कि ये रिएक्ट क्या। हम लोग चेक कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद कंसोल में जाके हम सिंपल से लिखेंगे
रिएक्ट है क्या तुम्हारे पास? बोलेगा नहीं मेरे पास रिएक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग npx से नहीं कर रहे, हम लोग रिएक्ट का है ना, हम लोग सीडियन यूज करने वाले हैं। तो हम रिएक्ट का सीडियन यूज करने वाले। सीडियन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या होता है, ये हमारा डायरेक्ट कंटेंट डिलीवरी होता है नेटवर्क के थ्रू। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। और जो सीडियन होता है, सीडियन मतलब ये जो रिएक्ट जैसे ये ओपन सोर्स है, तो जो इसने क्या किया है कि इसने सीडियन सर्वर पे डाल दिया। मतलब कोई भी डायरेक्ट सीडियन के थ्रू इसको यूज कर सकता है, डायरेक्ट वही सर्वर से ही आ जाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ सीडियन का कितने ढेर सारे कोड है। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा रिएक्ट जेएस है, पूरा रिएक्ट जेएस का कोड है प्योर। देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा इसके अंदर, आपको पूरा जावास्क्रिप्ट ही दिखेगा, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट है और कुछ भी नहीं है। मतलब कि पूरा रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट में बना हुआ कुछ भी नहीं है, हमको सिर्फ उसका यूज करना है। तो मैं सिंपल से एक काम करूंगा, ये मैंने उसका सीडियन लगा लिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अब मैं पूछता हूँ क्या तुम्हारे पास है क्या रिएक्ट? अब मैं इसके बाद बोलता हूँ क्या तुम्हारे पास रिएक्ट है? मैंने खाली आर ही लिख दिया था, सॉरी। मैं बोलता हूँ क्या तुम्हारे पास रिएक्ट है? उसने बोला यस सर, मेरे पास सारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स आ गए, मेरे पास सारे प्रॉपर्टीज आ गए रिएक्ट के। मैं बोलूंगा अच्छी बात है, मतलब अब ये हमारा ब्राउजर रिएक्ट को समझ रहा है, अच्छी बात है। अब मैं सिंपल से काम करता हूँ, यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट है वापस ओपन क्लोज करता हूँ और मैं इसको रिएक्ट के साथ करने की कोशिश करना कि रिएक्ट कैसे यूज करते सीडियन के थ्रू, ठीक है। अब मैं सिंपल से एक मैं कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बना लूंगा, उसके अंदर मैं हेडिंग कॉन्स्ट करके एक हेडिंग नाम का वेरिएबल बना लूंगा। उसके अंदर सिंपल सा मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दो स्क्रिप्ट दिखेंगे, एक है रिएक्ट, एक है रिएक्ट डोम। तो रिएक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक रिएक्ट होता है डोम, एक रिएक्ट होता है नेटिव, ठीक है। नेटिव होता है, नेटिव हम लोग यूज ज्यादातर मोबाइल रिएक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, और डोम मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट मतलब वेबसाइट में यूज करते हैं। तो फिलहाल आप ऐसा समझ लो, ऐसा समझना नहीं, ऐसा ही है यार। तो देखो डोम हमने यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, हमने डोम को लिया है सीडियन के थ्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रिएक्ट को यूज करना चाहता हूँ। मैंने लिखा रिएक्ट, उसने बोला यस सर। मैंने बोला यार मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट करना, उसने बोला लिख दो कोड। मैंने बोला क्रिएट एलिमेंट, मैंने क्रिएट एलिमेंट, उसने बोला ठीक है। मैंने बोला उसको इसके अंदर एक h1 होना चाहिए और कर्ली ब्रेसेस मैंने लगा लिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय नेम इज प्रशांत। अब बोलोगे भैया ये कर्ली ब्रेसेस क्यों है? बताता हूँ सबर करो यार, थोड़ा सबर किया करो, बिल्कुल भी एकदम से नहीं चला जाता है। सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने हेडिंग तो सेव करा लिया, माय नेम इज प्रशांत। इसको रेंडर भी तो करना है, मतलब डिस्प्ले तो करना है। हमने रूट को तो गेट किया ही नहीं कि हमारा रूट कहाँ पे। हम सिंपल सा यहाँ पे रूट लेंगे। अब हम यहाँ पे काम करते हैं रिएक्ट, अब हम किसको बुलाएंगे? रिएक्ट डोम को। ये रहा रिएक्ट डोम जो हमने लिखा है, हमने रिएक्ट को पहले ले लिया। अब इसके बाद हम रिएक्ट डोम को लेंगे। रिएक्ट डोम के अंदर मेरे पास एक और मेथड रहता है क्रिएट रूट, ठीक है। क्रिएट रूट में हमको यहाँ पर सिंपल सा हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते हैं ना, सिंपल सा वही लिखना। और हमारे आईडी का नाम क्या है? रूट। और सिंपल सा मैं यहाँ पे रूट लिख दूंगा, ठीक है। मैंने सिंपल सा रूट लिख दिया। अब रूट क्या हो गया? रूट के अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस रूट को रेंडर करूंगा। रूट के अंदर रिएक्ट डोम के अंदर एक रेंडर नाम का भी मेथड आ जाता है जो हमको डिस्प्ले कराएगा। मेरे को क्या रेंडर कराना है? मैंने बोला मुझे कुछ नहीं, मुझे हेडिंग को रेंडर कराना है। उसने बोला ठीक है, देखो हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है, इसको मैं कंसोल करके बता देता हूँ। देखो एलिमेंट में क्लिक करूंगा, देखिए हमारे रूट के अंदर h1 नाम की आ रही है, हेडिंग आ रहा है ना, मतलब रूट के अंदर h1 हमारा एकदम परफेक्ट फिट बैठ चुका है। अब बोल रहे थे भैया कर्ली ब्रेसेस क्या बनाए, मैं बताता हूँ। अब मैंने जैसे मुझे एक क्लास देनी है, मैंने क्लास दे दी है, और मुझे इस क्लास का नाम ABCDEF कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया। उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिएक्ट जैसे वो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्लास ऐड हो चुकी है। क्लास भैया क्या आप इसमें क्लास ही ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं जो HTML टैग के होते हैं। आप कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे जाके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में देना होगा, तो वो एट्रीब्यूट मान लेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही देखेंगे। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट में और ज्यादा डीप में जाएंगे। हम डीप में कैसे जाएंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूँ, ठीक है। इसका बताना है कैसे यूज करते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो
मैं यहाँ पे मैंने अभी हमारा फिलहाल कैसा आउटपुट आ रहा है, मेरा आउटपुट आ रहा है माय नेम इज प्रशांत, ठीक है। ये आउटपुट हमारा है। मेरा आउटपुट ऐसा नहीं आना चाहिए, मेरा आउटपुट ऐसा आना चाहिए, डिव के अंदर एक और डिव, ठीक है, उसके अंदर H1 आना चाहिए प्रशांत। समझे? नहीं समझे? चलो ठीक है, मैं एक छोटा सा करके बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने हेडिंग वाले में, मेरे को रूट का कोई काम नहीं है, मैं हेडिंग में आता हूँ और जो ये मैंने लिखा है ना, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं H1 के जगह क्या ले लूंगा, मैं डिव ले लूंगा, ठीक है। डिव ले लिया, मैं एक आईडी दे देता हूँ जिसका आईडी मैं box1 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने box1 दे दिया, इसकी आईडी मतलब एक डिव है, उसकी आईडी क्या है, box1। अब सिंपल सा हमको इधर पे कोमा लगा के वापस हमको वही लिखना पड़ेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक और डिव चाहिए, ठीक है। डबल कोड में मेरे को एक और डिव चाहिए और उसकी आईडी जो है, उसका जो आईडी रहेगा वो रहेगा box2, समझे। अब box2 के अंदर, अब box2 के बाद क्या, मैं पूरा ही कर देता हूँ, छोड़ो आप इतना ही सारी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। box2 के अंदर अब मैं आ चुका हूँ, box2 के अंदर मुझे एक हेडिंग चाहिए, तो वापिस मैं इसको बोलूंगा क्रिएट कर दो भाई मेरे लिए एक एलिमेंट को। क्रिएट ऐसे नहीं लिख सकते, क्या मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे रिएक्ट नहीं लिखा, मेरे को रिएक्ट के पास से मांगना है ना, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट दे दो मुझे। एक क्या मिस्टेक हो रहा है, अच्छा ये गलती से लग गया था, नहीं ओ हो भारी मिस्टेक, इसी के अंदर ही मैंने लिख दिया था। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट, मुझे एक क्रिएट करना है एलिमेंट को। उसने बोला ठीक है कर दो, मैंने बोला मुझे H1 चाहिए, उसने बोला ठीक है। उसकी H1 के बाद कोमा देके उसका कोई क्लास देना नहीं देना, फिलहाल के मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ, और मुझे चाहिए प्रशांत, ठीक है। इतना समझे? सेव करो, रिफ्रेश। तो देखो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक रूट है, ठीक है। रूट के अंदर में जाता हूँ, रूट के अंदर मेरे पास एक box1 है ना, बॉक्स के अंदर 1 जाता हूँ, box1 के अंदर box2 है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही बन गया ना। आपको भी सिंपल सा ऐसे ही करना है, पहले आप इसका इतना प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं इसको, इसके अंदर भी हम लोग और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग कस्टमर खुद का रिएक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम एनपीएस जो हमको रिएक्ट प्रोवाइड करता है, वो सारे स्ट्रक्चर बना हुआ हम उसको यूज करेंगे। फिलहाल हम पहले रिएक्ट को खुद बनाएंगे, खुद कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना, आप उसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, उसको अगली वीडियो में जरूर उसको सोल्व कर दूंगा और आपका नाम भी बता दूंगा, जिससे लोगों को पता चले कि नहीं यार समझ में आता है, कोई दिक्कत होता है कोई पूछता है तो हम बता भी देते हैं उसको, ठीक है। आप कमेंट करना, अगर किसी को आंसर पता हो तो डाले, आपको कमेंट में रिप्लाई दे देगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतने, अगले नेक्स्ट वीडियो में दे, तब तक के लिए जय हिंद।